हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 2024 बोर्ड एग्जाम का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, वो भी विज्ञान का। सेम यही पेपर आप लोगों को 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक वायरल पेपर है, इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन आज ही बताने वाला हूं और इसको नोट कर लो और ये कोड जरूर याद कर लेना, 824EN। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर ये कोड देखने को मिलेगा। और यह विज्ञान का वायरल पेपर इस बार मैं पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लाने का चैलेंज दिया हूं और पूरा 100% आएगा भी आप लोगों का। बस जितना वायरल पेपर में जो कोड बता रहा हूं आप लोग उस कोड को पूरा रट जालो। यही कोड आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूरे के पूरे 70 में करके आओगे। मैं पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पे टाइप करके लेकर आया हूँ, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि बस बस पेपर के एनालिसिस कराने वाला, पूरा फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और ये पेपर जो आप लोगों का 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और इसको हल करने के लिए अगर हम समय बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। इस पेपर को मैं पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हो। इसके बाद दूसरा दिया है कि प्रश्न पत्र जो है दो खंडों में, एक खंड अ तथा खंड में विभाजित है। दो खंड में, एक खंड अ एक खंड ब। फिर बोला है कि खंड अ तथा खंड ब में दोनों में 3 उपखंड दिए हुए हैं। एक उपखंड क ख ग। 3 उपखंड इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के प्रश्न आते हैं, तो तीनों अलग अलग खंड में होते हैं, विभाजित है। इसके बाद बोला है कि प्रश्न पत्र खंड अ में जो होगा तो सिर्फ खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करना है। ठीक है, OMR शीट पे आपको उत्तर देना है बहुविकल्पीय वाला जो खंड अ में पूछा जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक के लिए पूछा जाएगा। और खंड ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। फिर बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, उसमें लिखा हुआ है पेपर में। इसके बाद बोला कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठों से क्या करना है, आरंभ किया जाएगा। जैसे आप एक उपखंड कर रहे हो तो आपकी कॉपी इतना बच गया, लेकिन उपखंड ख स्टार्ट होने वाला है तो उसको आप अगले पृष्ठ पे करोगे, ये बताया है। लास्ट है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य, जितने भी प्रश्न है सबको करना है। पेपर स्टार्ट होता है यहां से आप लोगों का। देखो, सबसे पहले आएगा खंड अ और खंड में मैंने बोला था बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और उसमें भी आपका पहले आएगा उपखंड क। मैंने बोला था 3 उपखंड आएंगे, क एक ख एक ग। तो उपखंड क जो है इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है और देखो बोला है कि 20 प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या बोला हुआ है इसमें, देखो ध्यान से पढ़ो। पहला प्रश्न है कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कब होगी? अगर आपतन कोण को I से डिनोट किया जाए और अपवर्तन कोण को R से डिनोट किया जाए तब अपवर्तित किरण कब विचलित होगी? ठीक है, ऑप्शन ए I माइनस आर, ऑप्शन बी I प्लस आर, ऑप्शन सी I इंटू आर, ऑप्शन डी साइन I इंटू साइन आर। तो मेरे प्यार बच्चों ये होगा ऑप्शन ए। आपतन कोण में से अपवर्तन कोण जब हम घटा देंगे तो कितना विचलित हुआ है वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखो क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, देखो कब जब भी ताप बढ़ाओगे तो किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पे वैद्युत प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखो क्या है, तीसरा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, किस रंग का प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। इसके बाद चौथा प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। इसकी फोकस दूरी बताइए, एफ बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटे के 2, ये फार्मूला होता है। तो आर का वैल्यू है -20 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। जब इसे काटोगे तो एफ बराबर आ जाएगा आपका -2
10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइनस के 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5वां, और प्रश्न नंबर 5वां है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ये बात तो सबको मालूम होना चाहिए कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर 3 गुना उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर 3 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 3 गुना ही होगा। कितना गुना होगा? 3 गुना ही होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 7वां क्या है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु, अगर आपका आंख स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखो आंख स्वस्थ है तो हम लोग चंद्रमा को देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो उपखंड ख, और उपखंड ख में केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे और प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट होगा। कह रहा है कि एंटीमनी है, इनमें से बताना एंटीमनी कौन है? धातु? नहीं, धातु तो एंटीमनी नहीं होता है। अधातु है क्या? बिल्कुल नहीं, अधातु भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका उपधातु, बिल्कुल एंटीमनी उपधातु कहलाता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9 प्रश्न देखो क्या है। 9 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन, PbNO3 होल ट्वाइस। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। 10वां प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? बी वाला C2H4, जिसका रेशियो 1:2 का बने, समझ लेना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो आगे बात कर लेते हैं 11वां, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो देखो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है मेरे प्यारे बच्चों, वो इन चार ऑप्शन में से कौन है? वो है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न क्या है? 12वां है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो देखो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 13वां देखो क्या है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र MO होता है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बार हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। इसके बाद उपखंड ग स्टार्ट होता है, उपखंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। और 14वां प्रश्न है कि वृक्कों का कार्य क्या होता है? जो वृक्क, वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। तो किडनी का कार्य क्या होता है? ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देखते हैं। तो किडनी का कार्य क्या होता है? श्वसन का होता है कि प्रजनन का कि उत्सर्जन का? पाचन का, उत्सर्जन का होता है। किडनी क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करता है, जैसे टॉयलेट। 15वां प्रश्न देखो क्या है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है बायोफिल्म द्वारा, ब्रायोफिल्म द्वारा होती है, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। तो अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कहाँ पे होता है? हाइड्रा में होता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब किस पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था? उद्यान मटर। ठीक है, एक मीठी मटर आता है, एक उद्यान मटर, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंडाशय, तो अंडाशय तो है ही। गर्भाशय, ये भी होता है मादा जनन तंत्र का भाग। शुक्रवाहिका, नहीं नहीं, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, नर जनन तंत्र का भाग होता है शुक्रवाहिका। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि 50 नंबर के हैं, और वर्णनात्मक प्रश्न में भी सबसे पहले आएगा उपखंड क। ठीक है, तो उपखंड क में पहला प्रश्न देखो क्या है। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे जो है वह है कि एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और प्रकृति
ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया जिसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो बहुत सिंपल होता है। अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु जो रखी होती है उसको यू से डिनोट करते हैं, तो यू बराबर 15 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि वस्तु जब भी रखा जाता है तो माइनस में रखा जाता था, क्योंकि इस साइड रखा जाता है। चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, यू का जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस में होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, फिर बोला यदि दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी मतलब एफ, तो एफ बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर दिया था, तो 30 सेंटीमीटर भी माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है। अगर यही उत्तल दर्पण रहता तो प्लस में हो जाता। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद बोला है मेरे प्यार बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब वी, कहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, वी का वैल्यू पूछा है। इसके बाद प्रकृति, प्रकृति मतलब एम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो चीज पूछा है, तो आप सिंपल करोगे क्या, सबसे पहले आप दर्पण सूत्र लगा लो। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/ku। ये होता है आप लोगों का दर्पण सूत्र, और इसी दर्पण सूत्र पे यह लगा दीजिए। जैसे 1/f, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, तो -30 रख लो, और बराबर 1/के, v का वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो v, और प्लस 1/के u का वैल्यू कितना है -15। ठीक है, इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो यह जाएगा 1/के -30 बराबर 1/के, यहाँ पे हो जाएगा v, और ये माइनस गुणा जब इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -1/के कितने 15। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल 1/, जो -30 है, और ये -1/15 इधर आएगा तो प्लस के 1/, क्या हो जाएगा 15, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 1/के v। आप एलसीएम लेकर हल कर लो, तो 30 और 15 के एलसीएम कितना होता है 30 ही होता है, तो 30 से 30 कैंसिल, बच गया -1, और प्लस 15 दूनी के 30, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 बराबर 1/के v। अब देखो -1 + 2, 2 में से घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1/30 बराबर 1/के v। हमको तो v का वैल्यू चाहिए, तो 30 को इधर ऊपर कर दो और इधर v को ऊपर कर दो, तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो हमें v का वैल्यू। फिर बोला था प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति के लिए m का वैल्यू चाहिए, तो m बराबर आवर्धन बराबर होता है -v/u, ये फॉर्मूला याद रखना। तो देखो माइनस तो फार्मूला में है, v का वैल्यू कितना आया है 30, और बटे में u, u का वैल्यू कितना आया था -15 दिया था, तो -30 -15 कटाओगे तो आ जाएगा +2। ठीक है, अब +2 मतलब प्लस किसको दर्शाता है आभासी को, प्लस किसको दर्शाता है आभासी, तो इसकी प्रकृति कैसी है आभासी है। ठीक है, बस हल हो गया। इसमें आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा, कितने नंबर मिलेंगे 4 नंबर आपको दिया जाएगा इस प्रश्न पे। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है, बायोसेवर्ट नियम क्या है, बायोसेवर्ट का नियम बताइए, और 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो बायोसेवर्ट का नियम कैसे, तो देखो उत्तर दूसरा, हेडिंग पहले डालोगे आप बायोसेवर्ट का नियम। अब बायोसेवर्ट का नियम डालने के बाद लिखोगे कि बायोसेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब कि बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है उसी से प्राप्त किया गया है, और इन प्रयोगों के आधार पर जो धारावाही चालक के एक छोटे खंड मतलब डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन बातों पर निर्भर करती है, देखो पहला तो यह करता है कि चालक खंड की जो लंबाई डेल्टा एल है, तो चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के वो अनुक्रमणपाती होता है। देखो जैसे B, ठीक है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अनुक्रमणपाती होती है डेल्टा एल, डेल्टा एल। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमणपाती होता है। देखो बी जो है यहाँ पे वो अनुक्रमणपाती है, यहाँ पे आई, इसको डेल्टा मिटा दो, आई के अनुक्रमणपाती है। इसके बाद चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के वो व्युत्क्रमणपाती होता है। देखो बी जो है उसके आर के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती दिया हुआ है।
तो इन चालकों पे निर्भर करता है। और चौथा जो लास्ट है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुपाती होता है। देखो बी जो है वो साइन थीटा के अनुपाती हो गया, और ये फिगर आपको बनाना है। इसके बाद पूरा आप लोगों को 4 नंबर एग्जाम में जो है 4 में 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल दे देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा अगर इतना अच्छे से लिखते हो तो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला क्या है, तीसरा प्रश्न भी न्यूमेरिकल आ गया, ये भी 4 नंबर का है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति, ठीक है, विद्युत स्त्री मतलब जानते हो प्रेस, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। देखो कितना सिंपल है। प्रतिरोध आपको 20 ओम दिया है, मतलब आर बराबर आपको दिया है 20 ओम, ठीक है। 5 एम्पियर धारा बहता है, धारा मतलब आई बराबर 5 एम्पियर दिया हुआ है। फिर समय है 30 सेकेंड, टी बराबर दिया हुआ है 30 सेकेंड। पूछ रहा है क्या, उत्पन्न उष्मा, उष्मा मतलब एच, तो फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, फॉर्मूला अब रख लो। तो एच बराबर आई मतलब 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, गुड़े आर का वैल्यू कितना है 20 और टी का वैल्यू कितना है 30। जब इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 15, ठीक है, 15,000 उष्मा। तो इसको गुणा करोगे तो 15,000 उष्मा आ जाएगा। बस इतना छोटा है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, भूलना मत, इसको जरूर लगा के आना एग्जाम में। इसके बाद चौथा है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में अगर 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें सूत्र स्थापित कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी 6 नंबर का है, तो दोनों में से कोई एक कर लो। दोनों में से ऑप्शन दिया है ना, दोनों में से कोई एक ही करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये पहला वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 प्रतिरोध R1 R2 अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करो। हर साल एग्जाम में आता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको। देखो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कैसे लिखोगे एग्जाम में, देखो उसी तरह लिखना जिस प्रकार बताओ, तभी 6 नंबर मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले लिखना है वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु X से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे बिंदु Y से जोड़ देते हैं। देखो X से जोड़ दिया है और Y से, देखो 3 प्रतिरोध है R1 R2 3, तीनों के पहले पहले सिरों को X से जोड़ दिया है, उनके अंतिम सिरों को Y से जोड़ दिया, वही लिखा हूं मैं, Y से जोड़ देते हैं। फिर बोला कि और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, अगर चौथा भी आएगा तो इसी तरह जोड़ते चले जाएंगे। तब प्रतिरोध के इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जो इस प्रकार जुड़ा हुआ है उसी को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पहली बात तो हमने परिभाषा लिखा, इसके बाद चित्र भी बनाना है आपको। ये R1 R2 R3 ये आपका विभवांतर है। इसके बाद चित्र बन जाएगा तो नीचे लिख लेना प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन है। तब जाके नीचे लिखना कि माना 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, देखो 3 ही प्रतिरोध है ना, 1 2 3, 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसके बाद तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा। देखो कोई 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो विभवांतर जो V होता है समान रूप से तीनों में बहता है, इतना याद रख लेना। जबकि लेकिन इन पर विद्युत धारा जो होता है I1 I2 I3 होगी। मतलब समझ रहे हो कि जब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो विभवांतर तो समान होता है लेकिन धारा तीनों में अलग होगी। इसमें धारा कुछ अलग होगी, इसमें धारा कुछ अलग होगी, इसमें धारा कुछ अलग होगी। इसीलिए हमने पहले वाला में धारा I1 लिख लिया है, दूसरे में I2 लिख लिया है, तीसरे में I3 लिख लिया है। इसके बाद हमने ओम का नियम लगाया, तो पहले वाला में ओम का नियम लगाया तो I1 बराबर V अपान के R1 हो जाएगा। ओम का नियम तो यही कहता है ना, I बराबर V अपान के R, लेकिन पहला है तो I1 लिख दिया, पहला प्रतिरोध है R1 लिख दिया, बस। दूसरा में भी लिखा तो दूसरा में भी ओम का नियम लगाया तो I2 बराबर V अपान के R2 आएगा। तीसरा में भी ओम का नियम लगाऊंगा तो I3 बराबर V अपान के R3 आएगा। इतना तो क्लियर है ना। इसके बाद लिखोगे कि माना X और Y बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध I है। हमने मान लिया कि तीनों अलग अलग नहीं है, अगर मैं तीनों को अगर टोटल धारा I मान लेता हूं तो टोटल धारा I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। मतलब तीनों के योग से ही तो ये टोटल बनेगा धारा। बिल्कुल सही है, देखो वही चीज लिखा भी हूं, I जो है वो तीनों के योग के बराबर होगा क्योंकि हमने कुल धारा को I मान लिया है। फिर हम लिखा मान रखने पर, अब सबका मान मैं वहां पे रखूंगा
ठीक है, जो समीकरण ओम का नियम तीनों में लगाया था। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, वी अपन के आर वन, वी अपन के आर टू, वी अपन के आर थ्री। बिल्कुल है, समीकरण पहला मान लिया हमने। फिर माना एक्स और वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, अगर टोटल पूरा प्रतिरोध आर मान लेता हूं तो ओम का नियम क्या कहता है, आई बराबर वी अपन के आर। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं, ओम का नियम। इसके बाद समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना करने पर, या दो लिख लेना, दो की तब तुलना हम करेंगे तो क्या होगा, तो v अपान के r, क्यों नहीं, देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, i को हमने माना है v अपान के r, तो ये जो i है इसको मैं लिख दिया v अपान के r। इसके बाद v अपान के r1, v अपान के r2 और v अपान के r3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हमने से v कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लिया तो 1 अपान के r1, 1 अपान के r2, 1 अपान के r3। फिर देखो v से v हमने कटा दिया तो एक बच गया, 1 अपान के r1, 1 अपान के r1 प्लस 1 अपान के r2, 1 प्लस r3। यही आपका समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला उत्पन्न हो गया। यही फार्मूला हमको बताना था। 6 नंबर, पूरे 6 में 6 नंबर आपको दिया जाएगा, एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा अगर इस प्रकार डेरिवेशन करते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद उपखंड ख है। देखो ये वाला जो प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र, ये आपकी किताब में मिल जाएगा, इसको आप याद कर लेना। लेकिन वो वाला बहुत इंपोर्टेंट, कभी कभी आता है लेकिन वो हमेशा आता है, इसलिए मैं उसका सोल्यूशन बता दिया। और इसका सोल्यूशन तो मैं बता नहीं सकता भाई, कि सबको मालूम है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। अरे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ये तीनों जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं पहले ही चैप्टर जाके देख लेना, पहले ही चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण चैप्टर से लिया गया है। 3 है, एक पीछे भी दिया है, मैं उसको दिखा देता हूं, इसको पहले नोट कर लो। ये क्या है कि आयरन और कॉपर सल्फेट मिलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, और कॉपर बनेगा। ठीक है, ये चारों जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण पहले चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। अगली कहानी यहां से स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 6 से, कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूड़ बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम बताना है, सूत्र बताना है, और बोला है कि क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो। ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में ये क्वेश्चन छपा होता है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो चलो पहले इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि देखो विरंजक चूड़ जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर लिखेंगे कि विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। जबकि विरंजक चूड़ को वायु में उद्रासित किया जाता है, मतलब वायु में छोड़ा जाता है, तो वह अपने गुण को विकृत पाता है, और वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस क्या होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। विरंजक चूड़ के गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला है ये विरंजक काटन, देखो बोला था ना कि किस में उपयोग किया जाता है, तो देखो यह विरंजक काटन, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजक कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितना प्रश्न में बोला था हमने सब कुछ बताया है, तब जाके हमें मिलेगा भैया 4 नंबर। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा 7वां प्रश्न, कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, और अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियां का वर्णन कीजिए। देखो इसमें भी 2 चीज दिया, अगर वो नहीं आएगा तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। देखो ये दोनों प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि दोनों एग्जाम में आते हैं, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं दोनों का उत्तर बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं भाई। 6-6 नंबर का है ना, दोनों में एक भी छोड़ूंगा नहीं, दोनों बताऊंगा। देखो सबसे पहले 7वां लिखो। 7वां मेरे प्यारे बच्चों है कि अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, हेडिंग डालोगे अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां। फिर लिखोगे अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं, जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार गैंग को साथ हटाने से अयस्क में जो धातु की मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण कहते हैं। और एक विधि भी हमसे पूछा था, तो चलो एक विधि हम बता देते हैं, फेन प्लावन विधि। फेन फ्लावन विधि, इसको नोट कर लो और लिखो कि इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को, जो बारीक पीसे हुए अयस्क होते हैं बिल्कुल महीन, उन्हें हम क्या करते हैं, जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ बड़े टैंक में मिलाते हैं, और खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण
युक्त तेल के झाग या फेन बन जाते हैं जो जल की सतह पर तैरने लगती हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देखो ये सातवां था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बता रहा हूं ना कि हर साल आता है। और अथवा करके दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसको तो छोड़ूंगा नहीं भाई, इससे तो प्रश्न भर भर के आते हैं। तो अथवा करके देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर कर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो मालूम है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, सबको मालूम है। जैसे उदाहरण के तौर पे भी हमने एक बता दिया है, जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बना रहा है, ये संतुलित किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है, देखो पहला होता है संयोजन, जिसे हम लोग संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु जो होते हैं परस्पर जुड़कर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु आपस में मिलकर सिर्फ एक पदार्थ के अणु बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में लिख लेना कि सोडियम जो कि धातु है क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखो एक तो सोडियम दूसरा क्लोरीन, दो पदार्थ के अणु हैं आपस में अभिक्रिया करके सिर्फ एक पदार्थ के अणु बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखो एग्जांपल भी बोला था ना, एग्जांपल भी साथ ही दे रहा हूं। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट उसका उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा में प्रकाश और विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। क्या बोला है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक यौगिक जब उसको हम रिएक्शन कराएंगे तो दो या दो से अधिक अलग अलग यौगिकों में टूट जाएगा, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो उष्मीय वियोजन जो उष्मा के द्वारा होता है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण पे लिख लो पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन जो होता है वो उष्मीय वियोजन के कारण होता है, क्योंकि उसमें उष्मा देते हैं तभी होता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब हम गर्म करने पर, देखो गर्म मतलब उष्मा दे रहे हैं, गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। चलो उसका रिएक्शन भी बता देता हूं। देखो पोटेशियम क्लोरेट जब इसको हम उष्मा दे रहे हैं, यहाँ पे जब हम इसको हीट कर रहे हैं उष्मा दे रहे हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। इसको रिएक्शन को नोट कर लेना है। दूसरा होता है विद्युत वियोजन, जो कि विद्युत देने से यह विक्रिया होती है। लिखना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर बताऊं तो सोडियम क्लोराइड विद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है कि गलित सोडियम क्लोराइड में हम पहले विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड है, जब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये सोडियम में और क्लोरीन में टूट जा रहा है। तीसरा विक्रिया होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो लिखेंगे कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिकों के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह या मूलक आ जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विकसित कर देता, मतलब हटा देता उसको। जैसे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। जैसे देखो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, जैसे फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। जैसे देखो ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट, इन दोनों की जब अभिक्रिया करा रहा हूं मैं तो ये जो आयरन होता है, पहली बात तो ये कॉपर को हटा दे रहा है क्योंकि कॉपर अधिक कम अभिक्रियाशील है ना, और लोहा अधिक है, तो कॉपर को इधर अलग कर दिया और लोहा जाकर सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना दिया, बस हो गया। इसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
इसके बाद चौथा विक्रिया मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन विक्रिया। तो चलो देखते हैं उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक विक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों के अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रतिस्थापन विक्रिया कहलाता है। और यह विक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होता है, मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है इसमें। कैसे, देखो उदाहरण से तो न समझ में आएगा पूरा आपको, कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब हम सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखो ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट, इसके आयन निकल रहे, इसके Ba+ निकल रहा है, इसका SO4- निकल रहा है। तो Ba+ SO4-, देखो अलग अलग आयन है, ये दोनों आयन आपस में जुड़ के BaSO4 बना लिया। इसका क्लोरीन माइनस, इसका सोडियम प्लस मिलकर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना लिया। बस आयनों का आदान प्रदान होता है इसमें। बस हो गया कि नहीं। चलो ये प्रश्न हो गया। इसके बाद उपखंड ग स्टार्ट होता है जो कि बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। और इसमें 4 नंबर का 8वां प्रश्न है, अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग अमाशय देखेंगे। तो देखो 4 नंबर का सवाल है, लिखेंगे कि अमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय के कार्य, देखो अमाशय क्या करता है, भोजन का संग्रह, भोजन को पतला लेई जैसा बनाता है और भोजन का पाचन करता है। और उससे नीचे अच्छे से लिख लेना कि अमाशय का मुख्य कार्य भोजन का पाचन है। अमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को सफाया करता है। अमाशय के पाचक रस में स्थित एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन के छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं जिससे प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है। अमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से क्या करता है, रोकता है। 4 नंबर पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। 9 प्रश्न देखो क्या है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। गर्भ निरोधक की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं उत्तर में लिखूंगा कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां हैं, मतलब बहुत सारी विधियां हैं। कौन कौन विधियां हैं मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि यह प्रश्न 4 नंबर के लिए है। देखो पहला विधि है यांत्रिक जिसे हम लोग भौतिक अवरोध कहते हैं। दूसरा विधि है रासायनिक विधि। तीसरा है शल्य चिकित्सा विधि। चौथा है अंतरागर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र, उसे ही हम लोग बोलते हैं IUD उपकरण। मतलब कितने हैं टोटल, 4। अब चारों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे पहला हेडिंग डालोगे यांत्रिक जिसे भौतिक अवरोध कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंडोम निरोध का उपयोग करते हैं। और यह मदाय डायफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में प्रवेश को रोकने के लिए करती है। दूसरा है आपका रासायनिक विधि। इसमें लिखेंगे कि औरतें 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। पहला मुख गोलियां, ये गोलियां जो होती हैं हार्मोन से युक्त होती है जो अंडाशय के अंडोत्सर्ग अंड डिंब के मोचन को रोकती है। उदाहरणमाला, जैसे उदाहरणमाला डी होता है, सहेली, ये सब गोलियां आती है। और दूसरा क्या होता है कि यूनी गोलियां, इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, मार देते हैं। तीसरा शल्य चिकित्सा विधि वेस्टोटॉमी जिसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। शुक्रवाहिकों के एक छोटे से भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर देना वेक्टोटॉमी कहलाता है। तो वेसेक्टॉमी कहलाता है शुक्रवाहिके वे नलिका होती हैं जो नरों के शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं। और इसी में दूसरा एक आता है ट्यूबेक्टॉमी। पहला क्या था, वेसेक्टॉमी। एक है ट्यूबेक्टॉमी जिसे हम लोग महिला नसबंदी बोलते हैं। देखो वेसेक्टॉमी को पुरुष नसबंदी बोला जाता है और ट्यूबेक्टॉमी को महिला नसबंदी बोला जाता है। इसमें लिखेंगे कि डिंब वाहिनी नलिकाओं में एक भाग को काटकर अलग कर देना ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। और यह प्रतिक्रिया अंड डिंब को आगे डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय में जाने से क्या करती है, वो रोकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद चौथा लास्ट जो कि था अंतरागर्भाशय निरोधक यंत्र उपकरण। इसमें लिखेंगे जिसे IUD बोलते हैं, IUD। इसमें लिखेंगे हम लोग कि यंत्र जो कॉपर आयनों के स्रोत होते हैं मादा महिलाओं के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। जो निषेचित अंड या ब्लाउस्टुला को गर्भाशय में स्थापित होने से क्या करता है, वो रोकता है। पूरा का पूरा हमने चारों बता दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 10वां है
कि स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा उनके लाभ हानियां लिखे। स्वपरागण के लिए देखो, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा उनके लाभ को हानियां लिखे। लाभ भी लिखना है, हानि भी लिखना है स्वपरागण के। तो देखो इसको हम डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर 10वां देखो लिखेंगे, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल पुष्प की द्विलिंगी होना आवश्यक है। नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो, स्वपरागण के लाभ क्या हैं। तो स्वपरागण के निम्नलिखित लाभ हैं, कौन कौन से। तो पहला, पुष्पों में स्वपरागण एक आसान तथा निश्चित घटी प्रक्रिया है जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। और दूसरा है कि इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और तीसरा लाभ है कि स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध, मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा उपयोग होती है। और चौथा है कि स्वपरागण में परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। पांचवा है कि स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण यही रहते हैं। 5 लाभ हमने बताए, पहले इसको नोट कर लो और धीरे से इसको याद कर लेना। इसके बाद हानियां, स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से निम्नलिखित हानियां कौन कौन। पहला, स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, प्रतिरोधक। दूसरा है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे जो हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं। चौथा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। अब पांचवा, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। और छठा है कि स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो 11वां लास्ट प्रश्न है कि मुख से लेकर अमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम का उल्लेख लिखे। किताब में मिल जाएगा, अब बहुत बड़ा दिया हुआ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, या मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। इसके बाद अथवा है कि यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये वाला बता देता हूं कि यकृत के कार्य क्या है। 6 नंबर के लिए भाई तो पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो देखो यकृत के कार्य, पहले हेडिंग डालोगे और लिखोगे पहला, यकृत जो यकृत है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और साथ ही वो क्या करता है, फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का भी वो क्या कर देता है, निर्माण करता है। दूसरा है कि यकृत हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रख लेता है। और यकृत का कार्य है कि यकृत आरसीबी को नष्ट करने से हमारी मदद करता है। और यकृत रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा यकृत हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना होता है। यकृत अमाशयिक रस के हम लोगों को प्रभावहीन करने के लिए बनाता है और भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। यकृत द्वारा निर्मित पीत रस वसा का पैसीकरण करता है, और यकृत शरीर के संचरण एवं एक रुधिर संचालित करता है। यकृत शरीर का भंडार गृह कहलाता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो यह यकृत जो है कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में उसको क्या कर लेता है, संग्रहित हो जाता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करता है। और हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। पूरा का पूरा हमने लिख दिया यकृत का कार्य बहुत अच्छे से। अभी यह पेपर पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, पेपर खत्म। और यह पेपर इतना वायरल पेपर मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 70 में 70 पूरा कल के आना, पूरा फुल डिटेल सोल्यूशन बताया हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।